तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेम ऑफ द कोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना सारे कंपटीशन में जितने भी जो बंदे होते हैं सबको धो देता है। यहाँ तक कि जो फोनिक्स एम्पायर का जो प्रिंस होता है वो भी आता है और उसको भी अच्छे से युनची बजाता है। फिर जो फोनिक्स एम्पायर वाले होते हैं वो प्रिंस के बाद अपने और बंदे ही भेज देते हैं युनची के साथ फाइट करने के लिए। और फिर यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना उन कमीने बंदों को देखते हैं। वो युनची को कह रहे होते हैं, कहते हैं तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मगर तेरा जो ब्लू वाइट नेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और फिर दूसरा बंदा कहता लगता है कि ब्लू वाइट नेशन है तू जैसे को पैदा करके ना अपनी सारी की सारी ताकत खत्म कर दी है। कहता है मुझे नहीं लगता कि ब्लू वाइट नेशन में अब कोई और तुझ जैसा बंदा आने वाला है आगे जाकर। ये सारी बातें सुन के जो युनची होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये बातें सच भी होती है क्योंकि ब्लू वाइट नेशन में युनची के अलावा और कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। और उसी वक्त वहां पर एक धमाका होता है और आसमान से ना एक बंदा छलांग मार के सीधा जमीन पे आ जाता है और कहता है किसने कहा कि ब्लू वाइट नेशन में और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। और फिर हमें ना उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरा नाम योम्बा है और मैं भी इस वॉर के अंदर हिस्सा लेने आया हूँ। तो दोस्तों, ये वही योम्बा है जो व्याकिन्यू का भाई भी है। मुझे पता है अब तो आप लोग इसको पहचान भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ये पहले मोटा फंसा, अब तो एकदम फिट हो के आया है। फिर वहां पर ना जितने फितना टाइप लोग खड़े होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा ना वहां पर जितने भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या, ये तो इतनी छोटी उम्र में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये जो फोनिक्स एम्पायर का जो चमचा एल्डर होता है वो योम्बा हो कहता है तुझे नहीं पता कि ये फोनिक्स एम्पायर की जगह तू ऐसे थोड़ी आ सकते यहाँ पे मुंह उठा के। लेकिन जो योम्बा होता है वो उस चमचे को इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ने लग जाता है और सीधा युनची के पास आके कहता है ब्रदर इन लो, और उसी वक्त युनची के ऊपर आके छलांग मार देता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। जो योम्बा होते इतनी ज्यादा फोर्स युनची को गले डालते हैं कि युनची की हालत ही खराब हो जाती है और युनची को फाफ ही नहीं आ रही होती। और फिर युनची कहता है क्या मार के ही छोड़ेगा मुझे। फिर जो योम्बा होता है वो जल्दी से युनची को छोड़ देता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर युनची योम्बा हो कहता है तुम तो ओवरलोड बन गए हो। अगर आप लोगों को ओवरलोड लेवल के बारे में नहीं पता तो ये टायरेंट प्रोफोन्ड्रिलम लेवल है, इसको ना ओवरलोड भी कहते हैं। तो अब जो योम्बा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर युनची कहता है मुझे लगता है योम्बा की जो ब्लड लाइन है वो भी ओपन हो गई है, इस वजह से तो योम्बा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर हम लोगों को ना वही फोनिक्स एम्पायर का चमचा एल्डर दिखाया जाता है जो अपने दिल में सोच होता है, कहता है इसकी इतनी हिम्मत की इसने इतने सारे लोगों के सामने मुझे इग्नोर कर दिया है। और फिर वो बुड्ढा होता है वो उससे अपने योम्बा के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि लड़के आज तो तुझे हर सूरत में यहीं पे मरना होगा। ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे योम्बा को कहता है योम्बा जल्दी करो और पीछे देखो। लेकिन अचानक फिर उनके बीच में ना एशियन ब्लू आ जाता है जो एक ही झटके में ना फेल्डर को ना दूर पटक देता है पकड़ के। फिर एशियन ब्लू कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे स्टूडेंट के ऊपर पीछे से अटैक करेगा। तो दोस्तों, अब हम लोगों को पता चल चुका है जो योम्बा है वो ना एशियन ब्लू का स्टूडेंट है। फिर वो जो एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अपने दिल में डर जाता है, कहते हैं ये क्या हुआ, कहता मुझे तो पता भी नहीं था ये जो योम्बा है ये इस बंदे का स्टूडेंट है। लेकिन उससे अगला जो फोनिक्स एम्पायर होता है वो भी बीच में आ जाता है और उससे अगला एशियन ब्लू से माफी मांगने लग जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। फिर जो एशियन ब्लू होता है वो योम्बा कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के जो योम्बा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे रुक के अपने ब्रदर इन लॉ की हेल्प करूंगा, कहता है क्योंकि मैं भी ब्लू वाइट नेशन से हूँ। फिर एशियन ब्लू कहता है कि नहीं, अब तुम ब्लू वाइट नेशन से नहीं हो, अब तुम मेरे होली लैंड से हो, कहता है इस वजह से अब तुम ब्लू वाइट नेशन का साथ नहीं दे सकते। कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इसका साथ नहीं देने दे सकता। फिर योम्बा कहता है अगर यही मसला है तो फिर मुझे होली लैंड को भी लगता है छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे अगला युनची बीच में आ जाता है और वो योम्बा को कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इनसे निपट लूंगा। और फिर युनची अपनी तलवार उठाए कहता है और तुम सारे चप्पड़ गंजू लोग जल्दी आओ और मेरे साथ फाइट करो। फिर हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ना फोनिक्स एम्पायर को दिखाया जाता है जो ना उन चप्पड़ गंजू को कह रहा होता है तुम्हें युनची के ऊपर एक ही अटैक करना होगा। और कहता है वो अटैक में अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर दो और युनची को मौके पर ही मार दो पकड़ के। फिर वहां पर जितने भी जो चप्पड़ गंजू खड़े होते हैं वो सारे मिल के ना अपना अटैक चार्ज करके सीधा युनची की तरफ करने लग जाते हैं। ये देखकर युनची का दोस्त कहता है कि ये लोग एक नंबर के कमीने और बेशरम इंसान है। और कहते इतना ज्यादा पावरफुल अटैक एक अर्थ प्रोफोन्ड्रिलम लेवल के वॉरियर के ऊपर कर रहे, कहते जो इनसे 3 लेवल नीचे है, कहते इनको जरा भी शर्म नहीं आती। और कहते यहाँ तक कि जो टायरेंट प्रोफोन्ड्रिलम लेवल का वॉरियर है वो भी इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर अचानक फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर हर तरफ ना बहुत ही ज्यादा फायर फैल जाती है। ये देखकर जो फैंग वुन होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको युनची की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। और फिर हमें फोनिक्स एम्पायर के ना वो तीनों कमीने बाप बेटे भी दिखाए जाते हैं जो युनची के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि यही होता है अगर कोई हम फोनिक्स एम्पायर के लोगों से पंगा ले तो। ये देखकर जो योम्बा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बुखला जाता है और वो भी युनची की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन उसका जो मास्टर होता है वो उसको पकड़ लेता है। फिर ना ब्लू एशियन कहता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि एक टायरेंट प्रोफोन्ड्रिलम लेवल का वॉरियर भी इसके अंदर आके आराम से मारा जाएगा। फिर हमें ना वही चप्पड़ गंजू लोग दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, लगता है कि वो कमीना युनची मारा गया है। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो अब भी वो फायर के अंदर बड़े मजे से खड़ा होता है क्योंकि फायर दुनिया की चाहे जो मर्जी फायर है वो कभी भी युनची को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और युनची के तो खून के अंदर भी फायर दौड़ी है। युनची को जिंदा देख के जो एशियन ब्लू होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर एशियन ब्लू कहता है इस अटैक से बचना नामुमकिन था, कहता है मगर ये युनची तो आराम से बच गया, कहता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
और फिर जो युनची होता है वो फिर अपना वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिफ को ओपन कर लेता है और फिर युनची कहते हैं कि फोनिफ क्लैन के अंधे लोगों अब अपनी आंखें खोल के देखो। कहता अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिफ की असल पावर है क्या। फिर उसी अगना आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़े फोनिफ की रोर आती है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फोनिक्स आ जाता है। ये देखकर जितने भी जो वहां पर चपड़ गंजू लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो जो चपड़ गंजू लोग होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं हमें किसी फ्लोर में भी हार नहीं माननी। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग हार नहीं मानना चाहते तब तुम लोग खुद ही अब जिम्मेदार हो। फिर जो युनची होता है वो फिर अपना वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिफ की ना 5th स्टेज को ओपन कर देता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा हीट का प्रेशर बढ़ जाता है। फिर फैंग फुनेर कहते ब्रदर युनची के पास वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिफ की 5th स्टेज पता नहीं कहां से आ गई है। कहते ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम लोगों ने फोनिफ एम्परर को भी दिखाया जाता है। कहते ये तो वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिफ की 5th स्टेज है। कहते ये तो हमारे फोनिफ क्लैन के पास भी नहीं है। फिर हमारा फिर ना वापस फिर युनची के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो उसी उन सारे चपड़ गंजों के ऊपर जाके अटैक कर देता है और युनची के एक ही अटैक में वो सारे के सारे हार जाते हैं। और ये सारे जो होते हैं ये ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन सब का जो लेवल होता है वो भी एम्परर परफॉर्म डीलम लेवल पे होता है। इस तरफ ये कोई कमजोर बंदे तो होते नहीं है। फिर हमारा फिर ना युनची के ऊपर शिफ्ट होता है जिसने अपनी पावर अब बंद कर दी होती है और फिर युनची कहते क्या ये तुम्हारे एम्परर परफॉर्म डीलम लेवल के बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स थे। कहते ये तो मेरा एक ही अटैक बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। फिर फोनिक्स एम्परर कहता ये तो बर्निंग स्टार डीमन लोटस था। कहता है इसको तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर फोनिक्स एम्परर का एक बेटा उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तू चोर है एक नंबर का, तूने हमारे फोनिक्स क्लैन की ब्लड लाइन चोरी की है। और इस टाइम में उसकी पूरी की पूरी बॉडी काम भी नहीं होती डर के मारे। फिर युनची कहता तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है। कहता तुम्हारे पास जो वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिक्स है वो 4th स्टेज है, मेरे पास जो है वो 5th स्टेज है। तो किस तरीके से तुम कह सकते हो कि ये मैंने तुम लोगों से चोरी की है। फिर युम्बा कहता सही कहा, मेरे ब्रदर इन लोगों के पास 5th स्टेज है वर्ल्ड वॉर ऑफ फोनिक्स की और तुम लोगों के पास तो 4th स्टेज सारी है। पता नहीं तुम लोगों के पास इतनी औकात भी नहीं है फिर भी तुम्हारे अल्फाफ इतने ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। ये फोन के जो फोनिक्स एम्पायर का जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जो युम्बा होता है वो कहता है जल्दी करो और आप रिफल्ट को अनाउंस करो क्योंकि तुम्हारी यंग जनरेशन में कोई भी तरह पावरफुल नहीं है कि मेरे ब्रदर इन लोगों को हरा पाए फाइट में। फिर फोनिक्स एम्परर कहता क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हमारी यंग जनरेशन में कोई भी तरह पावरफुल नहीं है कि वो युनची को हरा पाए। फिर फोनिक्स एम्परर ना अपनी बेटी की तरफ देख के कहता मुझे पता है कि तुम्हें फाइट करना जरा भी पसंद नहीं है। कहता मगर आज ये जो मौका है इसमें तुम्हें फाइट करनी होगी क्योंकि इसमें हमारी फोनिक्स क्लैन की इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये उनकी जो फैंग वुनेर होती है वो और भी ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जो फैंग वुनेर होती है वो भी अपनी पावर एक्टिवेट करके सीधा आसमान पर आ जाती है। ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फिर युनची कहता है लिटिल स्नो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस टाइम जो युनची है वो ना फैंग वुनेर को लिटिल स्नो कह के बुलाता है और फैंग वुनेर भी अपने आप को लिटिल स्नो कह के बुलाती है। फिर फैंग वुनेर कहते मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। फिर जो फैंग वुनेर होते हैं वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है और फैंग वुनेर के ना व्हाइट कलर के पर भी निकल आते हैं। फिर फैंग वुनेर कहते मुझे माफ कर दो मगर मैं मजबूर हूँ ये करने के लिए। फिर जैस्मीन युनची को कहते इससे जरा बच के रहना, इसका जो फादर है वो एक नंबर का कमीना और उसने इसको मजबूर किया तुम पे अटैक करने के लिए। फिर जैस्मीन ये भी कहते इसको कमजोर जरा भी ना समझना, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें ना फन मून हाल का जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है उसको दिखाया जाता है और फिर वो लाल टपकाते हुए कहता है आखिरकार इसके पास 9 प्रोफाउंड लिंक बॉडी है। कहता है ये फर्नेस बनने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। और फिर वो कमीना ठरकी कहता है कि मैं इसको जल्दी हासिल करने वाला हूँ। फिर हमें ना युनची और फैंग वुनेर को आमने सामने दिखाया जाता है। फिर जो फैंग वुनेर होती है वो हल्का करके रो भी रही होती है और फिर फैंग वुनेर कहते कि ब्रदर युनची आपको इस अटैक से बचना होगा। और उस वक्त जो फैंग वुनेर होती है वो ना युनची की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी एनिमेशन देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो उसको ही मैं अपनी सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस सीरीज में ना मैं स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर की स्टोरी दिखाई जाती है और उन दोनों को ना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और इन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और हमारे मेन लीड की जो छोटी सिस्टर होती है वो ना एक आर्टिस्ट होती है और हमारा मेन लीड होता है वो ना एक नोवेल आर्थर होता है। अगर आप लोग स्टोरी के एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हो तो उसको मैं अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन करूँ और उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।